गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं पहले तो सबसे पहले तो क्या है, कैमरा फ़ोन का वो लेंस जो मुझे ये मौका दे रहा है कि मैं अपनी बात पहुंचा सकूं किसी तक, वही मतलब वही पता पड़े थोड़ी देर में टैग करूँगा, मेंशन करूँगा। तो कैमरा फ़ोन के लेंस से बात कर रहा हूँ मैं। पहले तो गुड इवनिंग किया मैंने कैमरा फ़ोन के लेंस को। हाँ, मैं निर्जीव वस्तुओं से भी बात करता हूँ, क्योंकि बचपन से ही मैं क्या बोलते हैं, डीपर्सनलाइज्ड हूँ। बचपन से ही मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, और मेरे अपने आप में कितने लोग हैं वो मुझे पता नहीं। तो आज मैं बताना चाह रहा था अपने मामा के बारे में। मेरा मामा, मेरे दो मामा हुआ करते थे। उसमें जो जितना मुझे नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिला है मेरे फैमिली बैकग्राउंड से, कि मेरा जो नाना हुआ करता था वो भी मर चुका है। तो वो पहली औलाद था उसके बाप की। मेरा जो नाना का बाप था, मेरे नाना के बाप ने जब पहली औलाद पैदा करी तो उसकी बीवी मर गई पैदा होते ही, मतलब पैदा करते ही वो भी उसकी बीवी मर गई। तो मेरा जो नाना था वो पैदा होते ही उसकी माँ मर गई थी। तो उसके बाद फिर उसको उसके दादा ने पाला। उसके बाद क्या कहते हैं, उसने किसने, मेरे नाना के बाप ने दूसरी शादी करी और 9 लौंडे पैदा किए। तो मेरा जो नाना है, नाना का बाप था, उसके 10 लौंडे हुए टोटल। पहला लौंडा जिसकी माँ पैदा होते ही मर गई, और बाकी दूसरी माँ से और ये दूसरी बीवी से उसने किए 9 लौंडे पैदा। तो जो मेरा नाना था वो पहले आर्मी में था, जै कौन सा राजस्थान बटालियन में वो काम करता था। जैसलमेर, बाड़मेर, कहीं किसी इलाके में वो ऊँटों की सवारी करता था, गश्त मारता था वो। अब कौन सी पोस्ट पे था इतना तो पता नहीं मुझे, बट वो निरीक्षण करता था, गश्त लगाया करता था ऊँट पे बैठ के। फिर बाद में वो उसकी उम्र बढ़ती गई। उसकी उम्र जब 40 साल होने होने वाली होगी जब, तब किसी ने सोचा कि उसकी शादी करवा देते हैं। तब उसकी पहले तो नौकरी छुड़वाई, उसको आर्मी से निकलवा के आर्मी कैंटीन में डाला। उसके बाद उसकी शादी करवाई, और उसके बाद 3-4 बच्चे पैदा हुए। तो उन 4 बच्चों में से जो उसका पहला लड़का था उसकी बचपन में ही हो गई थी मौत। उसके बाद जो दूसरा लड़का था उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो उग ही नहीं पाया, मतलब जो उगता अगर तो बड़ा होकर पता पड़ता तो शायद मेरी ज़रूरत पैदा नहीं होती, पता नहीं। मुझे भी कभी कभी लगता है कि पास्ट ने फ्यूचर को क्रिएट किया, और सब लोग अपनी प्रेजेंट की माँ चुदवा रहे हैं। मतलब जो पास्ट था, पास्ट पास्ट मतलब जो टेंसली पास्ट पास्ट टेंस था, उसने फ्यूचर को क्रिएट किया। और आज की तारीख में मैं तो क्या है, मैं तो ऑलरेडी मर चुका हूँ, तो मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ। बट बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द बींग्स प्रेजेंट ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, वो अपने प्रेजेंट टेंस की गांड मरवा रहे हैं। तो मेरा बड़ा मामा जो जिसका नाम ईदम करके हुआ था, ईदम, EDAM, ईदम, ईदम। तो वो तो पैदा होने के कुछ साल बाद ही मर गया था। और जो छोटा मामा था वो 45 साल की उम्र में मरा। तो उसके बारे में मैं कुछ बताऊं कि वो थोड़ा क्या ना, पैसे की कमी के चलते वो थोड़ा करप्ट हो गया था। वो करप्ट, हाँ, हुआ होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब उसको पता है कि करप्शन क्या होता है, और क्या कहते हैं, फिर भी वो करप्ट लोगों का साथ दे सिर्फ अपनी जेब को भारी करने के लिए, तो वो इंसान भी करप्ट ही कहलाता है। तो जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था। मेरे स्कूल के टीचर लोग रोज़ मम्मी को बुलाते थे और मेरी शिकायतें करते थे कि आज ने ये किया, आज ने किया। मुझे तो याद भी नहीं, मेरे को तो याद भी नहीं। मैं जब छोटा बच्चा था तो संत एंथोनी तुच्छ माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता था, सेंट एंथनीज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उदयपुर सिटी, राजस्थान। तो जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था। तो लोग, टीचर लोग मेरे मेरे को मम्मी को बुलाते थे, रोज़ बुलाते थे, और बोलते थे कि है ना, क्या कहते, बहुत शैतान है आपका लड़का। तो शैतान, एक टेलीविज़न, नेशनल दूरदर्शन उर्फ नेशनल टीवी, उसमें एक एडवर्टाइजमेंट आता था ओनिडा का। ओनिडा करके टीवी होता था, उसमें एक आदमी होता था, इसके 2 सींग होते थे, शैतान जैसी शक्ल होती थी इसकी। तो इतना खतरनाक हंसी हंसता था वो कि अगर मैं ऐसी हंसी हंस लूँ ना, तो मेरे सामने जो भी इंसान हो, है ना, मोस्टली मुझे बच्चों को रुलाने में कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। बट क्या है ना, जब बच्चे अपने आप रोते हैं तो फिर है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि हंस जाएँ। बट अगर जब वो नहीं हंसते ना, तो फिर मैं उनको रोने देता हूँ। मैंने कहा
थक जाएंगे, थोड़ी देर में थक जाएंगे रोते रोते, उसके बाद फिर अपने आप बंद कर देंगे रोना, क्योंकि यार इंपॉर्टेंस पाने के लिए रोते हैं लोग। मैं कैंडल गेजिंग और मिरर गेजिंग यानी अपनी आंखों से अपने टीयर ग्लैंड से वाटर रूपी पानी जो बाहर निकालता हूँ ना, वो मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए, कोई धरना देने के लिए, या फिर क्या कहते हैं चूतियामेटिक चीज़ें करने के लिए नहीं करता हूँ। वो मैं करता हूँ अपने पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए। क्योंकि जब मैं रानीखेत में 2 महीने रहा था, तब मैंने कैंडल गेजिंग करना चालू किया, तो आस पड़ोस के जो भी लोग होंगे वो ऐसा सोच रहे थे, बोल रहे थे मन में, मैंने सुनाई दिया कि ये हमारे सामने क्यों रो रहा है। मैंने कहा रो रहा होगा तुम्हारा बाप, मैं तो अपना पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट कर रहा हूँ, अपना त्रिनेत्र जागृत कर रहा हूँ मैं तो। अब उसका एक टेक्निक ये भी है कि अपने टीयर ग्लैंड्स को एजिटेट करके उनको इतना क्या बोलते हैं सताना कि वो अपने आप पूरा का पूरा ब्रेन रीजन काज का है। तो वो जो भी है, तो मैं क्या बोल रहा था, कुछ तो बोल रहा, हाँ मैं वो अपने छोटे मामा की बात बता रहा था। बड़ा मामा तो मर गया, उसके बारे में ज़्यादा पता ही नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं ज़्यादा, उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। फ़ोटो वोटो थी वो भी मैंने काट पूट के जला दी। तो जो मेरा छोटा मामा था, जो जिसका नाम था पारेश शर्मा, जो देवस्थान डिपार्टमेंट में काम करता था, निधि लिपिक नाम की कोई होगी, उसकी नोट शीट बनाता था, नोट शीट बनाता था वो, वही नोट शीट जिसपे सारे चूतियों के साइन होते हैं, जो सारे चूतियों के पास जाती है फाइल, और बीच बीच में सारे चूतिया अपना अपना हफ्ता वसूली करते हैं, अपना अपना परसेंटेज लेते हैं, और फिर एंड में वो फाइल पास होती है। तो वो जो फाइलें होती हैं ना, वैसी फाइलें मैंने भी उन फाइलों में मैंने भी काम किया है, प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट कोयला भवन BCCL धनबाद में मैंने भी बहुत सारी फाइलों को हैंडल किया है। कैपिटल बजट की बहुत सारी फाइल्स मैंने भी हैंडल करी हैं, प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट BCCL हेडक्वार्टर्स कोयला भवन। तो मुझे पता है कि निधि लिपिक हिंदी में होता है और इंग्लिश में तो उसका नाम मेरे को पता नहीं, तो जो भी होता है ये। तो एक समय की बात थी जब मेरे मामा की नौकरी लगी होगी, शुरुआती नौकरी, मेरे नाना जी ने रिक्वेस्ट करके देवस्थान डिपार्टमेंट में रिक्वेस्ट करी होगी। तो फिर ये कहते हैं, क्योंकि वो एक्स सर्विसमैन थे, आर्मी से रिटायर तो नहीं हुए थे बट आर्मी छोड़ी थी उन्होंने, तो बीइंग एन एक्स सर्विसमैन उन्होंने रिक्वेस्ट करी, तो देवस्थान डिपार्टमेंट में मेरे मामा की नौकरी लगी टेम्पररी बेसिस पे। फिर मेरे मामा को कश्मीर से केसर उर्फ सैफ़्रॉन लाने का आदेश दिया हुआ किसी अफसर ने। तो मेरे मामा को 36,000 रुपये दिए और कुछ बोला कि 36,000 रुपये की केसर खरीद कर कश्मीर से लेकर आओ। तो मेरे मामा गया कश्मीर, और जब कश्मीर से केसर लेकर आ रहा था तो दिल्ली के आसपास किसी ट्रेन में किसी ने उसको गांजा फुकवाया और वो मदमस्त होकर बेहोश हो गया, और उसकी केसर भी छीन ली, उसके सारे पैसे भी छीन लिए। उसके बाद ऐसा मुझे बताया गया कि फिर मेरा मामा था जो क्या बोलते हैं, जब उसको होश आया तो वो पुलिस स्टेशन गया और फिर उसने पुलिस वालों से मदद मांगी। फिर पुलिस वालों ने उसको पैसे वैसे दिए, टिकट करवाया और उसको वापस घर तक भेजा। और ये तो थी फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट, जब मेरा मामा थोड़ा और नौकरी में आगे बढ़ा, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तो मुझे खुश करने के लिए या मुझे खुश ना करने के लिए मुझे आइडिया नहीं था। मुझे इतना पता है कि मेरा बचपन जो शुरुआती बचपन था, जितना मुझे याद नहीं है, जिसकी मेमोरी डिलीट हो चुकी है, उसमें मैं काफ़ी खुश रहा करता था, मैं भी और मेरा फैमिली भी। तो उस टाइम मेरा मामा क्या कहते हैं, घूसखोरों और करप्ट लोगों के अंडर काम कर रहा था। तो जब घूसखोरों और करप्ट लोगों के अंडर कोई काम करता है वफादारी से, मतलब क्या बोलते हैं, बेईमानी भी वफादारी से जो करे, मतलब बेईमानों का काम वफादारी से करता था, तो उसको भी पैसे मिलते होंगे। तो वो उस टाइम की बात है कि चंदन का तेल जो होता है ना, चंदन जो होती है, वीरप्पन वाले चंदन की तेल की तस्करी मतलब चोरी डकैती करने के जुर्म में उसको कुछ क्या कहते हैं, कुछ प्रोफाइल किया कुछ लोगों ने, देवस्थान डिपार्टमेंट के या फिर कहाँ के, बाहर के, मुझे पता नहीं है। तो चंदन तेल तस्करी में उसको क्या बोलते हैं, फ्रेम किया
और मुझे नहीं पता उसने करी नहीं करी, बट क्योंकि तस्करी कहाँ करेगा, तस्करी करके कोई फॉरेन कंट्री में या फिर किसी दूसरे को भेजे तो पता पड़े। बट वो तो क्या ना खुद चंदन तेल लेके आता था खरीद के, मतलब कहीं से। और वो मैंने सुना है कि जगदीश मंदिर नाम का एक मंदिर है अरविंद सिंह मेवाड़ के महल के आस पड़ोस में। तो वहाँ पे क्या है ना, जो जगदीश नाम का जो जो विष्णु की मूर्ति है, उसकी लिपाई पुताई होती है चंदन के तेल से। तो उस चंदन के तेल को लाने का काम मेरे मामा ने किया था, इधर से उधर करता हुआ। तो चंदन तेल की तस्करी करने के जुर्म में फ्रेम किया गया। तो उसको क्या कहते हैं, जेल की हवा भी खानी पड़ी। तो जब उसको जेल ले जा रहे होंगे तब कुछ ठुल्ले ठुल्ले मतलब वैसे तो क्या नीचे से ऊपर तक सब ठुल्ले ही हैं मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि वर्दी पहनते हैं सब लोग। और वैसे भी क्या है ना, वर्दी जब वर्दी देखते हैं ना इंसान तो इसे ध्यान नहीं देता कि क्या स्टार लगे नहीं स्टार लगे, स्टार लगे हैं या नहीं लगे हैं, कौन सी टोपी है कौन सी टोपी नहीं है, सब ठुल्ले ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है ना ठुल्ला जो अगर, क्योंकि क्या है ना पहले ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जब मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था तब तक इज्जत थी मेरे अंदर। बाद में धीरे धीरे खत्म होती गई, ठीक है। तो क्या है ना, अपने खुद इज्जत जो होती है ना वो कमाई जाती है, इज्जत कमाई जाती है और इज्जत शो होती है अपने आप। इज्जत जब होती है ना इंसान के अंदर, इज्जत करने लायक इंसान जब होता है तो खुद से इज्जत बहती है बाहर, इतनी इज्जत बहती है बाहर कि है ना फिर उस इंसान की इज्जत अपने आप होती है। तो क्या कह रहा था मैं, कुछ तो कह रहा था मैं, भूल जाता हूँ कभी कभी बोलते बोलते में। हाँ, तो क्या कहते हैं, तो जो दो ठुल्ले थे, दो ठुल्ले, मैं सुनी कहानी सुनी है मैंने, मेरे मामा ने ही सुनाई मेरे को, कि दो ठुल्ले थे, उन्होंने मेरे मामा को घसीटते हुए वो ले गए, क्या कहते हैं, काल को जेल जेल के अंदर। तो मामा जब बाहर आया तो बाहर आने के बाद मामा ने फिर मेरे मामा का वैसे तो रिलेटिव्स में ज़्यादा कोई रिलेटिव थे नहीं उसके, बट मेरे बाप से उसकी इतनी बात होती नहीं थी। क्योंकि क्या है ना, मेरा बाप जो था ना उसने भी झूठ बोल के शादी करी थी, मेरे बाप ने झूठ बोल के शादी करी थी कि वो अनाथ है। वरना मेरी माँ का बाप जो था वो शादी के लिए रेडी नहीं होता शायद। मेरे माँ का जो बाप था वो शादी के लिए इसलिए रेडी हो गया क्योंकि मेरे बाप ने ये बोला था कि वो अनाथ है। तो मेरे बाप ने जो झूठ बोला, एक तो ये झूठ बोला कि वो अनाथ है और दूसरा ये झूठ भी बोला कि वो शादीशुदा नहीं है, वो उसकी एक शादी हो चुकी थी ऑलरेडी पहले। तो ये दो झूठ मेरे बाप ने बोले थे, उसकी वजह से मेरे माँ का जो ख़ानदान था, मतलब मेरा मामा और मेरा नाना, वो ज़्यादा क्लोज़ नहीं हो पाए मेरे बाप से। तो जब वो जेल से बाहर निकला तो मेरे बाप के सामने नहीं रोया वो, भूपेश माथुर नाम का एक लौंडा है, भूपेश माथुर नाम का एक लौंडा है जो फ़िलहाल डिपार्टमेंट ऑफ टैक्सेशन एंड अकाउंट्स में डायरेक्टर है, RACS है वो। तो उसके सामने वो रोया धोया और उसके बाद फिर उसने उसको कुछ सिखाया होगा हठ योग की प्रैक्टिस, वो बगलामुखी तगलामुखी की क्या बोलते हैं साधना करना भी सिखाया उसको। तो मेरे मामा ने मुझे ये बताया मरने से पहले कि वो दो ठुल्ले जिन्होंने उसको घसीट के ले गए थे, उन दोनों ठुल्लों को विदिन 6 मंथ्स मौत की घाट उतार दिया मेरे मामा ने, विद द हेल्प ऑफ बगलामुखी साधना। तो मेरा मामा तो क्या एक्चुअली ब्राह्मण था ना, प्योर ब्राह्मण था वो, प्योर ब्राह्मण। उसका गोत्र था महाबनिया, गुरु था वशिष्ठ और गोत्र था महाबनिया। तो वो तो क्या ब्राह्मण प्रजाति का था, इसलिए उसने तो अपना बदला ले लिया बढ़िया तरीके से। बट क्या मैं नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, मैं तो चूतियों का शहनशाह हूँ, चूतियों के शहनशाह वाली जो नस्ल होती है उसका बाशिंदा हूँ। मेरे बाप ने मुझे बोला था कि जो हिंदू होते हैं ना, जो हिंदू प्रजाति के इंसान होते हैं वो बड़े नीच होते हैं, ये है ना, वो बड़े जल्दी भूल जाते हैं, उनके साथ कुछ भी बुरा होता है ना तो वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। उनके भोग विलास और क्या बोलते हैं आराम की ज़िंदगी हमेशा से ही मिली आ रही है हिंदुओं को। तो क्या है ना, थोड़ा सा भी कुछ तकलीफ होती है तो थोड़ी देर के लिए तो तकलीफ में रहते हैं, बट वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, उनका खून बहुत जल्दी शांत हो जाता है, गर्म नहीं रहता। ऑन द कॉन्ट्ररी मुसलमान जो होते हैं वो खुद को याद दिलाते रहते हैं कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ है, उनको बदला लेना है। तो मैं बीइंग ए हिंदू बॉर्न हिंदू, मैंने कभी कभी ये भी सोचा था कि जब मेरे पास बहुत पैसे होंगे ना तो मैं एक टीम रखूँगा इंसानों की जो मुझे याद दिलाएं बार बार कि किन किन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया है, जिससे क्या है ना, मैं अगर कंफर्ट जोन में चले भी जाऊँ तो मुझे वापस याद दिलाया जाए, जिससे कि मैं अपना बदला ले सकूँ। हाँ, बस यही बताना था। हाँ मामा, वो मैंने उसने दो ठुले निपटा दिए थे और भूपेश माथुर ने एक पॉलिटिशियन निपटा दिया था। भूपेश माथुर के बारे में भी मेरे मामा ने बताया था कि भूपेश माथुर को एक पॉलिटिशियन परेशान कर रहा था राजस्थान का, तो भूपेश माथुर ने राजस्थान के उस पॉलिटिशियन को निपटा दिया था विद द हेल्प ऑफ बगलामुखी साधना।
मैंने तो बहुत लोगों को मारने की कोशिश करी है, बट वो ये कि मैंने नहीं मारा, बट विद द हेल्प ऑफ कैंडल गेजिंग आई हैव हैड, मतलब हिंदी इंग्लिश अंग्रेजी की माँ का भौसला, मतलब कैंडल गेजिंग और अपना जो क्रोध, मेरा जो क्रोध है, मेरे अंदर जो क्रोध है, उस क्रोध एंड कैंडल गेजिंग एंड भांग, इन तीनों के मिश्रण से मैंने क्या बोलते हैं, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों के घर में दुनिया के सबसे अमीर इंसान के की बेटी मार दी। मैंने नहीं मारी, मतलब मेरी वजह से मौत हुई उसकी। फिर उसके उसकी उसकी मौत हुई तो उसकी वजह से जिसने मुझसे बगलामुखी के हवन करवाए थे मेरे बाप से, भीम सिंह राठौड़, उसकी भी मौत हो गई। तो ऐसे ही मैं तो एक्चुअली मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं तो क्या है ना, मेरी वजह से होता है काम, बट क्या करें, मेरी वजह से बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। वैसे एक वो बटरफ्लाई इफेक्ट नाम का एक इफेक्ट होता है कि किसी दुनिया के किसी छोर पे अगर कुछ अंडमंड हो तो दुनिया के किसी दूसरे छोर में भी वैसे ही अंडमंड हो जाता है। तो वैसे ही अंडमंड, कौशिक अंड, समस्त ब्रह्मांड, ब्रह्मांड वही ब्रह्मा का आंड, ब्रह्मा का आंड, ब्रह्मांड ब्रह्मा का आंड होता है। बट ब्रह्मा के आंड एक ही था क्या, पता नहीं मुझे। वैसे तो मर्दों के दो आंड होते हैं, मर्दों के दो आंड होते हैं, बट ब्रह्मा का एक ही था क्या, ब्रह्मांड। चलो जो भी है, मैं वही, मैं कभी कभी क्या है ना, मैं थोड़ा पीने पाने के बाद में मैं थोड़ा रिलैक्स मोड में आ जाता हूँ। बट क्या करें, 24 घंटे तो वही मैंने यहूदियों से सीखा। मैं जब मैं मनाली गया था, मनाली MANALI मनाली, वहाँ के चाबड़ हाउस, वहाँ पे एक सिनेगॉग है, सिनेगॉग तो नहीं है, वहाँ पे एक बैठक होती है यहूदियों की। तो मैं वहाँ गया था, मेरे को पूछना था कि, मैंने कहा कुछ कुछ लोग तो तुम्हारे जो यहूदी हैं, यहूदी नस्ल के कुछ लोग तो जंग पर हैं, कुछ लोग आर्मी ट्रेनिंग कर रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ वहाँ पे पार्वती वैली में या मनाली में क्या बोलते हैं, ड्रग्स की पार्टी कर रहे हैं, नशे में झूम रहे हैं। तो मैंने उनसे यही पूछा कि ऐसा क्यों। तो उन्होंने बोला, उसने उसने एक लड़के ने जवाब दिया मुझे। वैसे तो मैं गया था वहाँ पे, तो मुझे घुसने नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पर भी दो ठुल्ले खड़े हुए थे, तो ठुल्लों ने मुझे अंदर घुसने नहीं दिया, बात करने नहीं दी। फिर बाद में एक लड़का बाहर आ रहा था, तो उस लड़के से मैंने वैसे ही पूछा कि मैंने, इफ़ यू वांट टू टॉक, आई वांट टू हैव एन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वट एवर इज़ बीइंग कैरिड आउट इनसाइड। तो मैंने उससे पूछा, तो उसने मुझे बताया कि ऐसा है ना कि लड़ाई तो चलती रहती है, लड़ाइयाँ तो चलती रहती हैं, बट लड़ाई के चक्कर में हम अपना जीना नहीं छोड़ सकते। इसलिए कभी कभी हम लड़ते हैं, कभी कभी हम इंजॉय करते हैं, क्योंकि हमेशा वॉरियर लड़ाई के मोड में नहीं रहा जा सकता। तो अब जो भी है, वैसे ये बात इतनी अच्छे से समझ में आई नहीं मुझे, बट फिर भी जो भी है, उनका पर्सपेक्टिव है।